हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। मैं इस वक्त बबलू तिवारी के आवास पे आया हूं। दरअसल बबलू तिवारी के जीवन यात्रा के बारे में काफी दर्शक मुझे कमेंट भी किए कि बबलू तिवारी आखिर ये राजनीतिक में कब से हैं और क्या राज है बबलू तिवारी का। तो मेरे दर्शक काफी कमेंट भी किए थे, तो मैंने दर्शक को नाराज नहीं करना चाहा और दर्शक के डिमांड पे मैंने बबलू तिवारी के यहाँ आने का जहमत किया। बबलू तिवारी काफी व्यस्त व्यक्ति हैं और बहुत प्रचलित व्यक्ति हैं, वो काफी व्यस्त रहते हैं। तो उसने कई दिनों से लगातार जब संपर्क साधा तो आज का वो समय दिया, वो भी शाम का समय। आप देख सकते हैं अभी अंधेरा हो चुका, ठंडी का मौसम है बाहर में भी। तो चलिए मैं अपना दर्शक को ये बताना चाहूंगा कि बबलू तिवारी जी समय दिए और मेरे सामने मौजूद है। बबलू तिवारी जी, पहले लाइव 11 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी, लाइव 11 न्यूज़ की तरफ से आप आए हमारे घर में। पहले आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूं। और दूसरा चीज़ ये है कि जिस सरजमी पे हम लोग बैठे हैं, भारत के लोकतंत्र में गंगा जमुना की तहजीब है और गंगा जमुना का तहजीब होते हुए भारत हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश होने के नाते मैं सबका कद्र और अदब करता हूँ और आपका सलाम और जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू जी, मुझे आप अपना जीवन यात्रा के बताएं। आप 1995 से 1999 तक ये जेल यात्रा का जो चर्चा है, आखिर क्या है ये? देखिए, जेल यात्रा तो हमारी 1995 में प्रारंभ हुई, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो ननिहाल का फैमिली हो, हमारा जो घर का फैमिली हो, वो हमेशा इस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा रहा है। हमारे नाना जी स्वर्गीय हरिवंश पांडे प्रयासी जी, जो बीडीओ का नौकरी छोड़कर और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और पुणे में सौभाग्य हम लोगों का है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ उन्होंने जेल यात्रा की। और हमारे दो मामा, आज भी एक मामा जिंदा है, एक तो हमारे स्वर्गीय हो चुके, लेकिन वो लोग हमेशा साहित्य और राजनीति से जुड़े रहे, इसलिए हम लोगों का लगाव साहित्य और राजनीति दोनों से लगा रहा। और जिसका परिणाम यह मिला कि मैं शॉर्ट में ही बता देना चाहता हूँ कि 1995 का जो ये जेल यात्रा का हम लोगों का प्रारंभ किया जाता, उसके पहले भी हमारी राजनीतिक जीवन थी। 1993 में एक सीताराम यादव दरोगा हुआ करता था, गुमिया था, जो बराबर लोगों को परेशान किया करता था, प्रताड़ित किया करता था। हम लोगों ने उसके खिलाफ भी आंदोलन किया और उन्होंने गोली चलाने का भी काम किया और हम लोगों के साथ उसका जबरदस्त पूरे माने कि ग्रामवासियों के साथ मुठभेड़ भी हुआ, और जिसमें कोर्ट ने यह माना कि ये दरोगा दोषी है और हम लोग निर्दोष हैं। अब 95 में बात रही तो 95 का ये मात्रा, उस समय हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे और माननीय शिबू सोरेन जी हम लोगों का नेतृत्व किया करते थे। और उस समय आईएल के खिलाफ, आईएल के मजदूरों के खिलाफ यहाँ का जो अधिकारी वर्ग था, जबरन वीआरएस जिसको कहते हैं वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम, जबरदस्ती वीआरएस देकर हटा रहा था। लेकिन हम लोगों को यह रह नहीं गया, हमारे साथ 4 साथी और थे, हम लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। और आंदोलन का परिणाम यह हुआ, चूंकि आप देखते होंगे कि शुरू से एक कहावत चली आई है कि जो संघर्ष करने वाला होता है वो हमेशा अकेला ही पड़ जाता है। आदमी आईना नहीं होता, आईना किसी का सपना भी नहीं होता, लेकिन आईने दिखाने वाले के लिए जरूर लोग सपने बन जाते किसी किसी न दिन। ये हम लोगों ने एक दिन देखा था। मतलब आप आईना दिखाने का काम कर रहे थे? बिल्कुल। हम लोग हमेशा एक चीज जरूर ठान कर रखे हैं कि जुल्म के खिलाफ हर शख्स को जगाएंगे जरूर, जुल्म के खिलाफ हर शख्स को जगाएंगे जरूर। अब मतलब परस्तों के चेहरे से नकाब हटाएंगे जरूर। हम पर भी उठेंगी उंगलियां मरियम की तरह, लेकिन सोचा है उनको आईना दिखाएंगे जरूर। इसके तहत हम लोगों ने आंदोलन किया
परिणाम यह मिला कि सुप्रीम कोर्ट से 99 में हम लोगों को जेल 4 साल सजा काटने के बाद 4 साल सजा उसको ना कहिए, वो हमारा पीरियड चल रहा था हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जब तक ये लोगों के गवाह इन लोगों के खिलाफ नहीं बोल देते हैं तब तक ये लोग तड़ीपार रहेंगे। तड़ीपार का मतलब होता था कि हम लोग ये बोकारो जिला से बाहर हो गए थे। अब बोकारो जिला से बाहर आप तड़ीपार 1999 से 2006 तक करीब 7 साल का सफर में आप तड़ीपार रहे। ये इतने 7 साल का जो तड़ीपार का जो फासला है, आखिर तड़ीपार कैसे किया गया? तड़ीपार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जब तक माने कि गवाह गुजर नहीं जाता, सेशन ट्रायल में हम लोग का था, गवाह गुजर रहा था, तो गवाह हम लोगों के पक्ष में काम किए। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, सत्य हमेशा, सत्य का फैसला जरूर माने कि देर से होता है, लेकिन वो सत्य सत्य ही होता है। तो उस समय एक बात आप जान लीजिए कि उस समय जो 1999 से 2007 का पीरियड था, 2006 का, वो राजेंद्र बाबू से हम काफी जुड़े हुए थे। राजेंद्र बाबू हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। 2014 का जो सफर आपका राजेंद्र बाबू और ददई दुबे के बीच में बहुत अच्छा आपका तालमेल रहा, इसके बारे में बताएं। जो 7 साल का सफर आपका रहा। देखिए, जो 7 साल का सफर रहा उसमें ददई दुबे राजेंद्र बाबू का तो सवाल रहा ही है, और हमारे बीच में आप एक आदरणीय हमारे अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भी हैं, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी भी हैं और गुजरात के भी प्रभारी रहे हैं, नदीम जावेद। उनका भी आप जरा बीच में एक बात मैं उनके बीच में बताऊंगा कि 2006 में मैं राजेंद्र बाबू के साथ में, चूँकि राजेंद्र बाबू हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं और मुझे कहने में माने परहेज भी नहीं है। आज भी मैं उनको, भले स्वर्गीय हो गए, मैं उनको अपना गुरु ही मानता हूँ। लेकिन हुआ क्या था कि बीच में यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस हुए थे, जिन पे मैंने उनके बेटा को हराने का काम किया। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि हो सकता है जिनके बेटा को मैंने हराया वो कहीं न कहीं हमारे साथ ना होंगे। हमने ददई दुबे का भी बीच में सफ़र तय किया। ददई दुबे से भी बीच में बहुत लोगों ने लड़ाने का भी काम किया। और बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2012 का चुनाव था यूपी का, लगभग हमको लगता है 2012 का ही चुनाव रहा होगा, और जिसमें जौनपुर एक ऐसा विधानसभा जगह है कि जहाँ पर कांग्रेस ने उसके पहले कभी भी 3500 से ज़्यादा वोट नहीं पाए। लेकिन सौभाग्य मेरा भी है कि मैं वैसे आदमी का प्रभारी रहा, नदीम जावेद का प्रभारी रहा, और यूथ माने के इलेक्शन में प्रभारी रहते हुए मैंने उनको 92,000 हम लोगों ने मिलकर वोट दिलाने का काम किया। उस समय आदरणीय हमारे बड़े भाई नदीम जावेद जी विधायक भी हुए, जो आज भी उनको ये हमेशा लगता है, खटक कहीं न कहीं लगती है कि बबलू तिवारी मेरे साथ आवे और जुड़े। और उस बीच में जयशंकर पाठक भी हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनका भी कहीं मेरा लगाव रहा, वो भी चाहते हैं कि हमसे वो जुड़े। ये हमारा 2019 तक का माने कि जो सफ़र रहा ये रहा। 2014 तक, 2014 से 2019 तक आप भाजपा में फिर क्यों आए? देखिए, भाजपा में आने का कारण मात्र एक ही बना कि ददई दुबे से हमारी बीच में कुछ माने कि जिसको कहिएगा कि जो अब पता चलता है कि कहीं हमारे बीच में मतभेद नहीं था, लेकिन लोगों ने मतभेद कराने का काम किया और हमने गलत निर्णय लिया, या बेसोच समझकर वहाँ पर भी हमने गलत निर्णय ले लिया। और निर्णय लेने के बाद एक चीज़ हमको चूँकि लगाव इसलिए था कि हम हमेशा गोमिया से प्रेम करते थे, प्यार करते थे। आप भाजपा में 2014 से 2019 तक का क्या पद में थे? आखिर भाजपा में क्या पोस्ट मिला था आपको? क्या? देखिए, भाजपा में जब हम थे प्रदेश स्तर का काम किए, हम पटना में प्रभारी भी रहे, पालीगंज जैसे विधानसभा क्षेत्र का, विक्रम ऐसे विधानसभा क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर का भी हमने प्रभारी रहा, और हमने माने कि प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पर भी काम करने का काम किया। और जहाँ पर भी हम गए भाजपा में, हम गांडे का भी प्रभारी रहे, जयप्रकाश वर्मा का, और 25 वर्षों के बाद हमने सीट निकालने का काम किया जयप्रकाश वर्मा का, जो कि जयप्रकाश वर्मा आज हमारे बीच नहीं है, माने कि
इस पार्टी में भाजपा में नहीं है, वो चले गए आपके जेएमएम में। लेकिन हमने जहां भी रहा वफादारी, ईमानदारी और मजबूती से और शिद्दत से काम किया। क्या कारण रहा कि आप भाजपा को फिर छोड़ दिए? देखिए, भाजपा का छोड़ने का कारण मात्र यह बना कि भाजपा की ये सीट थी नहीं, ये आजसू में जाने वाली थी। आजसू भाजपा का एक अंग रहा है और डॉक्टर लंबोदर महतो एक पढ़े व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति है, आईएएस का उन्होंने वो किया। और मैंने ये आज भी कल्पना की है, मैं सोच भी रहा था, कल्पना भी किया। 2019 के बाद भाजपा छोड़ने के बाद आप फिर आजसू में आ गए 2019 से, जो अभी आपका सफर चल ही रहा है। बिल्कुल चल रहा है और सफर तब तक हम जारी रखेंगे जब तक एक कहावत है कि देखिए, यहाँ के हमारे सांसद हैं हम सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और रामगढ़ में उन्होंने खुद लोकप्रियता हासिल की है विकास पुरुष के नाम पर। और हमारे डॉक्टर लंबोदर महतो काफ़ी शिक्षित व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत सारी माने योजनाओं को लाने का धरातल पर काम किया है। और मेरा एक हमेशा सोच रहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं यारो, मेरी कोशिश है कि गोमिया की सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि गोमिया की सूरत आज तक नहीं बदली है। गोमिया की सूरत बदलने के लिए अब 2019 से अभी तक का सफर 2022 हो गया, आपके रहते हुए गोमिया का सफर क्यों नहीं बदला? देखिए, सफर 2 साल तो कोरोना काल गया। कोरोना काल के बाद अब उम्मीद से हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और ये पब्लिक है, सब जानती है। और अगर इस बीच में अगर माननीय हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो, सांसद जी हो, या हमारे विधायक जी डॉक्टर लंबोदर महतो जी हो, अगर ये लोगों ने अगर धरातल पर काम लाने का नहीं काम किया तो मैं गोमिया के विकास के लिए और मैं जिस उद्देश्य से राजनीति में आया हूँ उस विकास के लिए मुझको अगर कहीं भी जाना पड़ेगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि गोमिया का विकास और गिरिडीह लोकसभा का विकास होना चाहिए। अगला आपका क्या रणनीति होगा? बबलू तिवारी का क्या रणनीति होगा अगला रणनीति? देखिए, अगला रणनीति हम यही कहेंगे कि अगर हम इस दल को छोड़ते हैं तो बार बार दल बदलना भी एक अच्छी बात नहीं है। मैं दल बदलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं बेबस हो गया, अगर लोग काम में खरे नहीं उतरे तो मैं कांग्रेस में जाना ही पसंद करूँगा। तो 2014 से लेके 2022 तक आपने 2 दल को बदल चुके हैं, तीसरा दल अभी आपका आजसू रहा है। ये हमारा तीसरा दल मत कहिए इसको आप, ये हमारा विचारधाराओं का खेल होता है। देखिए, राजनीति हमेशा विचारों से चलता है, विचार जहाँ मिलते हैं वहाँ लोग रहते हैं। अगर विचार से अलग होते हैं तो वह दल कहीं न कहीं दलदल बन जाता है। तो अगर विचारों के साथ खेल हुआ तो दल नहीं रहेगा, वो दलदल बन के ही रहेगा। क्या बबलू तिवारी घर वापसी करना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर ये लोग खड़े नहीं उतरेंगे तो मैं पुनः अपने घर में जाने के लिए बेवश हो जाऊंगा। तो आप दर्शक अभी सीधे अब सुन रहे थे बबलू तिवारी से। ये बबलू तिवारी ये काफ़ी जाने माने हस्ती है, लेकिन इनका ग्राफ, इनके जीवन के बारे में आपने सुना। सर, ये अभी आप जो मौजूदा पार्टी में है, आजसू पार्टी में, क्या पद में है सर अभी? मैं तो अभी अब एक तो क्षेत्रीय दल में हूँ, दूसरा मैं उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवक्ता के रूप में ही हूँ। हमारा कद तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम क्षेत्र का लोग कद तो मजबूत करें। अगर उसमें भी अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं कहीं भी जाऊँगा। एक कहावत है ना कि अगर ऊँट किसी करवट बैठ जाए तो गधा से ऊपर ही उठता है। तो जैसा कि अभी बबलू तिवारी का आपने सुना, बबलू तिवारी की बातों से इनके जीवन के बारे में हम जानकारी ले रहे थे और हमारे दर्शक का जो डिमांड था कि बबलू तिवारी से एक बार आप मिले और उनसे जानकारी ले, तो आप लाइव 11 न्यूज़ से जुड़े हुए थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव 11 न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, खासकर शमशेर भाई का मैं धन्यवाद देता हूं। और गोमिया के इस पावन धरती पर अपने घर में मैं इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। भारत के
एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते, गंगा जमुना तहजीब होने के नाते मैं शिद्दत और मुद्दत से लाइव 11 न्यूज़ का हमेशा स्वागत करता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये स्वच्छ और निष्पक्ष होकर पूरे बातों को दमदारी, वफादारी और ईमानदारी से रखते हैं, उस तरह ईमानदारी से रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।